नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। बात तो किसान आंदोलन ही की होगी, लेकिन उसके पहले जरा एक हमारे देश के बड़े नेता का भाषण सुनिए। किसानों के पीछे किस मजबूती के साथ खड़े हैं। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। सुना आपने, एक व्यक्ति जो इस उम्मीद में है कि शायद वो किसी दिन देश के प्रधानमंत्री बने, 20 मार्च 2013 में किसानों के लिए जान देने की बात करने वाले, कल जो किसानों के साथ मीटिंग हुई, शुरू में था कि वो भी आएंगे, वो उसमें भी नहीं आए थे। उससे पहले मीटिंग की जो तैयारी हो रही थी नड्डा जी के घर में, वो सब गए थे, लेकिन उसमें आए नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर, मतलब मैं उनको इसलिए मानता हूं कि उनको, वो किसानी परिवार से आते हैं, किसान भी समझते हैं, उत्तर प्रदेश समझते हैं, उनको शायद थोड़ी कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा जागेगी और शायद उनको लगे कि नहीं, किसानों के साथ जाती हो रही है। मैं थोड़ी देर दिल्ली किसान आंदोलन की बात करने से पहले जल्दी से आपको 2 चीज़ें और बता दूं जो अभी तुरंत हुए। एक तो हरियाणा में, मैं पॉलिटिकल बातें अब कर लूं थोड़ा। हरियाणा में जो भी हो रहा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज ये इमेजिन करिए कि आज हरियाणा में सरकार कांग्रेस की होती, जैसे अभी बीजेपी की है, वो जो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जी के साथ, और बीजेपी ऑपोजिशन में रहती, तो आपको क्या लगता है कि इस समय चैन से बीजेपी बैठी नहीं होती? क्योंकि ये अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो हरियाणा में इस समय बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, इट इज राइप है बिल्कुल, ये सरकार गिर सकती है। अगर कहीं से भी कांग्रेस अपनी थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति दिखाए तो ये सरकार गिर सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूं गिर सकती है? 90 की वहां विधानसभा है, 40 बीजेपी के हैं, 11 जननायक जनता पार्टी मतलब दुष्यंत चौटाला के हैं, और 7 इंडिपेंडेंट एमएलए भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ है। कांग्रेस के पास 31 एमएलए हैं। अच्छा, ये जरा सफर भी समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी 2009 में 4, 2014 में 47 और अब 40 हुई है। तो अब जरा ये गणित भी समझ लीजिए। कांग्रेस के पास 31, अब जो दुष्यंत चौटाला के पिताजी हैं, अजय चौटाला जी, उन्होंने कल भी यह बयान दिया है कि अगर सरकार इस पे ठीक से किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लेगी और इसका कोई हल नहीं निकालेगी तो हमें भी शायद कुछ निर्णय लेने में मजबूर होना पड़े। और मेरे ख्याल में ये लोग कुछ भी कर लें,
हरियाणा के किसानों का इतना प्रेशर होगा, क्योंकि ये जो खानदान है ना, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, इन सब लोगों का, ये मूल रूप से इनकी ताकत किसान रही है। तो आज इनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि किसानों की बात कोई अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो 31 और 11, मैं गणित सिर्फ आपको बता रहा हूं, 42। दुष्यंत चौटाला के चाचा जी ही हैं शायद, वो अभय चौटाला, एक उनका भी एमएलए है। कितने हुए? 43। चाहिए कितने? 46। 3 पीछे रह गए। बीजेपी के एक सांगवान साहब, एक जो एमएलए, अरे नहीं इंडिपेंडेंट है, माफ कीजिएगा, उन्होंने अभी वो इस्तीफा दे दिया मंत्री पद वाले स्टेटस की एक कॉरपोरेशन से, वो इधर आ सकते हैं। 44। अब 2 ही की जरूरत है। अब 2 की जरूरत, रास्ता तो दिखाया हुआ है बीजेपी ने, शाह साहब ने उसके टीचर रहे हैं, रास्ता दिखाया है कि या तो 2 इंडिपेंडेंट को तोड़ के अपने यहां ले आओ, और नहीं तो 4 इंडिपेंडेंट से कहो कि वो एब्सेंट कर लें। तो एब्सेंट कर लेंगे तो आप 90 की जगह 86 हो जाएंगे। 86 का आधा 43, आपके पास 44 हैं, तो आपकी सरकार बन जाएगी। ये सब रास्ते दिखाए हुए हैं, उस रास्ते पे, उस पथ चिन्हों पे सिर्फ आपको चलना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आवश्यक है इस समय कि किसान के साथ वो किसी भी, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो, बीजेपी जैसा बर्ताव कर रही है। क्योंकि अब क्या हो गया ना, अब बीजेपी इस पे उतारू है कि उनको कैसे किसानों की जो शक्ति है, किसानों का जो एकता है, उसको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि अब वो शुरू हो गया है कि कहीं वो योगेंद्र यादव और इसका नाम, और उसको बुलाया, इसको नहीं बुलाया, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। और कांग्रेस के पास, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास अभी भी 2 लोग ऐसे हैं, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, जो बहुत ताकतवर हैं और जिनका कुछ ना कुछ वहां पे दमखम है। एक उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में सन 72 से 2014, मतलब उनका एक लंबा 30-40 साल का रिश्ता रहा कांग्रेस से। किन्हीं भी कारणों से वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। उनकी पत्नी जो थी वो बीजेपी के टिकट से खड़ी हुई, और उनको दुष्यंत चौटाला जो अभी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको हरा दिया था। फिर उन्होंने भी अपनी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। तो वो भी अभी एक तरह से कहीं हैं जिनको अप्रोच कर सकती हूं। हालांकि उनके लड़के एमपी हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको अप्रोच कर सकती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वहां पे आदमी है अशोक तंवर। अशोक तंवर के बारे में मैं ये बता दूं, वो राहुल गांधी के हैंडपिक्ड आदमी थे। वो जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे, फिर एनएसयूआई के जो इनके छात्र वो है कांग्रेस के, उसके प्रेसिडेंट रहे, फिर वो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और 2014 में वो हरियाणा कांग्रेस के भी अध्यक्ष बन गए थे। और इलेक्शन से जस्ट शायद 1 महीना पहले उनकी भूपेंद्र हुड्डा से खूब चलती थी लोकल पॉलिटिक्स। हुड्डा ने उनको हटा के कुमारी सैलजा को फिर अध्यक्ष बनवाया गया, और जब ये 4 सितंबर 2019 में जस्ट इलेक्शन से पहले ये हटाए गए अध्यक्ष पद से, और 1 महीने के बाद ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वो भी अभी कहीं ज्वाइन न किए हैं। तो ये 2, चौधरी वीरेंद्र सिंह और मेरे हिसाब से अशोक तंवर का इतना इंफ्लुएंस आज भी है हरियाणा में कि ये कुछ ऊंच नीच एमएलएस की खास करके और खास की कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अशोक तंवर कहीं जाना उनके लिए मुश्किल है। अशोक तंवर जो अजय माकन साहब हैं, उनके बहनोई हैं। तो ये जो ललित माकन जी थे, उनकी लड़की से इनकी शादी, मतलब ये एक ही कांग्रेस परिवार है। तो उनका आज गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि कहीं वो छोड़ के कहीं और जाएंगे। थोड़ी देर जल्दी से बात कर लें हैदराबाद की भी। हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अभी इलेक्शन हुआ। म्युनिसिपलिटी के इलेक्शन थे एक तरह से, अगर आप कहिए म्युनिसिपलिटी, लेकिन कॉर्पोरेशन जो दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में, यहाँ इसको कॉर्पोरेशन कर दिया गया, जो इसको हम लोग म्युनिसिपलिटी हमारे यहाँ होती है। और ये जीएचएमसी है। इसमें 150 सीटों के लिए 1 दिसंबर को पोलिंग हुई। अच्छा, मैं थोड़ा ये भी आपको बता दूं कि ये शायद देश की दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका ऑलरेडी स्टॉक जो है वो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, ये बड़ा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बड़ी है। इसमें 4 जिलों को ये बनती है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, मेधल डिस्ट्रिक्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। मतलब एक बड़े
एरिया को ये गवर्न करते हैं और यहाँ पे पूरी एड़ी चौटी का जोर बीजेपी ने वहां लगाया है। और जिस तरह के लोगों को उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए भेजा, वो सारे वो लोग थे जो एग्रेसिव हिंदुत्व की बात करते हैं। वहां पे जेपी नड्डा साहब गए, वहां पे अमित शाह साहब गए, वहां पे स्मृति ईरानी गई, वहां पे तेजस्वी जी गए, वहां पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए और ये सब लोगों ने जाके वही हिंदुत्व एग्रेसिव हिंदुत्व की बात की। हालांकि जो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भंग हुई है, जो नया इलेक्शन हो रहा है, ये तीसरी बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, उसमें टीआरएस की 99 सीटें थी, एआईएमआईएम की 44 थी, बीजेपी की 4 थी, कांग्रेस की 2 थी और तेलुगु देशम की 1 थी। तो ये कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन शायद नजर कहीं और है, क्योंकि जब अगले इलेक्शंस होने हैं एमएलए के, विधानसभा और लोकसभा के, शायद उसकी तैयारी कर रही है। और एक नया इशू अभी और हुआ कि बीजेपी के नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि हैदराबाद का नाम अब भाग्यनगर रख दिया जाएगा। और उस भाग्यनगर के बहुत से लॉजिक बताए जाने लगे कि क्यों भाग्यनगर होना चाहिए, कि चार मीनार के बगल। उसके 2 लॉजिक हैं, 2 चीजें कही जा रही हैं। दी प्रिंट ने कल 1 दिसंबर को एक अच्छी स्टोरी की है, आप लोग गूगल करेंगे उस स्टोरी को देख सकते हैं। 2 वजहों से इसका नाम कह रहे हैं कि या तो भाग्यनगर, और कारण 2 बता रहे हैं, और या भाग्य लक्ष्मी मंदिर की वजह से। तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बारे में बता दूं कि वो मंदिर अभी करीब 50-60 साल पुराना है। एएसआई ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन फ्लैग किया हुआ है। उसके यहां से वो जो एएसआई उसको वो नहीं कहता, उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन फ्लैग किया हुआ है। दूसरा लॉजिक ये है कि इसको भाग्यनगर इसलिए बोला जाए, उसके पीछे जो स्टोरी है वो प्रिंट ने अच्छी की है। जो हैदराबाद को बसाने वाले जो शासक थे, कुली कुतुब शाह, फाउंडर एंड मतलब पहले वहां के, वो उनको प्रेम हो गया था एक नर्तकी भाग्य नाम की नर्तकी से। और नर्तकी के नाम पे उन्होंने शहर का नाम किया, भागमती नाम था नर्तकी का। और ऐसा कहा जाता है कि वो भागमती जी ने फिर सुल्तान से शादी की। शादी करने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम हैदर महल रख लिया। तो वो हैदराबाद का नाम उसी से पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो भाग्यनगर का उससे भी रेलेवेंस है। मेरे ख्याल में कुछ भी हो, वहां के एक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं केटी रामाराव, उन्होंने काफी ठीक से इस बात को कहा है। उनका कहना यह है कि आदित्यनाथ जी यहां आके कह गए हैं कि मैंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया और फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। उन्होंने कहा कि उससे प्रोग्रेस क्या हुई ये जरा बता दें हमें। दूसरा, उन्होंने एक कड़वी बात ये कही, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर अपने यहां जाके संभालें, हाथरस जैसी घटनाएं हमारे यहां नहीं होती। इस तरह की बात रामाराव जी ने कही है। और एक चलते चलते एक बात और बता दूं, एक इतिहासकार नरेंद्र लूथर जी हैं, उनकी भी उसी प्रिंट की रिपोर्ट में है। उन्होंने कहा है कि भाग्यमती की रेलेवेंस है, इस तरह की एक महिला का उल्लेख है। तो ये कहीं ना कहीं से इन लोगों का ये कहना है कि शायद ये भाग्यमती जो नर्तकी थी उनके नाम पे भी हैदराबाद नाम रखा गया है। अब हम दिल्ली फिर वापस आ जाएं, क्योंकि दिल्ली में अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली अब धीरे धीरे चारों तरफ से दिल्ली में दिक्कतें शुरू हो गई हैं। एक लोगों को ये था कि दिल्ली में अगर जैसे बंद जैसा माहौल हो गया या सामान आना जाने लगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। इस तरह की बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि भाई वो फार्मर्स से लोग गुस्सा हो जाएंगे कि उनकी वजह से। एक चीज शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, दिल्ली की जो मेजॉरिटी आबादी है वो बिहार उत्तर प्रदेश के जो विस्थापित लोग हैं, जो वहां मजदूरी करने जाते हैं, इस तरह के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। और इसी कारण, अगर मैं इसको और क्लियर कर दूं, इसी कारण दिल्ली के मूल निवासी हर्षवर्धन और इन सबको हटा के मनोज तिवारी को बना दिया गया था अध्यक्ष। याद है ना, बीजेपी ने मनोज तिवारी का दिल्ली से क्या लेना देना। बंबई में वो पिक्चरें बनाते थे, बिहार और में रहने वाले, उत्तर प्रदेश भी होता तो कोई रेलेवेंस थी। उत्तर प्रदेश में भाई गोरखपुर में योगी जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने वाले, दिल्ली से उनका क्या लेना देना। तो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष उनको इसलिए बनाया गया कि वहां पे बहुसंख्यक वोट की दृष्टि से वो लोग रहते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं। अभी जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आए हैं,
आज भी आप देख लीजिए वो सब इनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं फार्मर्स के, क्योंकि वो जितने लोग अपने गांव छोड़ के आए हैं उस सारे गांव के लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन गांव के किसान से है। तो ये सोचना कि वो बैकफायर करेगा और लोग गुस्सा हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से अगर ये फार्मर्स आ रहे हैं तो बाहर के फार्मर तो दिल्ली को इधर से करेंगे, दबाव बनाएंगे, और जो अंदर इनके समर्थक हैं जिनको ये लगता है कि किसानों की मांग जायज है, वो दिल्ली में अंदर से रहने वाले अंदर से दबाव बनाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अभी तो असली परीक्षा की घड़ी आ गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से वो सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे जो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार अपना सकती है। दो बातें जल्दी से कह लूं, इसको कोई कांग्रेस के पक्ष में नहीं, हम सब लोग कांग्रेस के बहुत क्रिटिक रहे हैं, बहुत जो इमरजेंसी का दौर है वो देश का खराब काला अध्याय रहा है। लेकिन कांग्रेस के समय लोग बार बार कहते हैं अन्ना आंदोलन या कुछ, आप अपना डेमोक्रेटिक राइट कह सकते थे। बाबा रामदेव ने आज कहा है कि नहीं भाग्यनगर होना चाहिए। बाबा रामदेव भी रामलीला मैदान में आके अपना प्रदर्शन कर सकते थे। हाँ, वो अलग बात है कि जब पुलिस आती थी तो सलवार पहन के कम से कम भाग सकते थे। उतनी जाति हो सकती है कांग्रेस सरकार की कि उनको बजाय पुरुष वेश के उनको सलवार पहनवा दिया था। वो कांग्रेस की जाति हो सकती है कि उनको महिलाओं का वस्त्र पहनना पड़ा। लेकिन बाकी कांग्रेस के समय इतना तो वो था कि मैं अपनी मन मर्जी से एक अपने राइट को, अपने डेमोन्स्ट्रेशन को कहीं पे भी कर सकता था। आने वाले समय में ये जरूरी है कि मैं पूरी तरह से, क्योंकि अगर इस समय जो किसानों की बात नहीं समझ रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी वो संवेदनशीलता में मुझे दिक्कत नजर आ रही है। फिर कल फिर से वार्ता होनी है, देखें इस वार्ता से कुछ हल निकलता है कि नहीं निकलता है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।